देश इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है तो उसके साथ चुनौतियां क्या हैं, आने वाले समय में समस्याएं क्या हैं, और ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जिनको अभी से तलाशने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं बोलती जनता। आज बात करने के लिए हमारे पास नॉलेज किंगडम एकेडमी के चेयरमैन कामता प्रसाद सिंह जी हैं, साथ में जेनटेक ऑटोमेशन से राम प्रकाश शर्मा जी हैं, सामाजिक क्षेत्रों में रुचि रखने वाले रविंद्र शर्मा जी हैं। आप दोनों की वेदना है समझने की कोशिश करेंगे कि इन वेदनाओं का मतलब क्या है, आने वाले वक्त में देश कहां जा रहा है, क्या करने की जरूरत है, इसे कंट्रोल किया जाए या इसे इसी तरीके से बढ़े। आप लोगों की क्या सोच है, इस पे बात करेंगे। लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं अनंत वक्ता के जो मुख्य संपादक हैं भाई पंकज उपाध्याय जी, जो कि देश के विभिन्न जगहों में जा करके सामने कोई भी समस्या है उसको रखने का प्रयास करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। आज हम लोगों को अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो हम लोगों को एकत्रित होने की जरूरत है। अगर हम एकत्रित जब होंगे जब हम जात पात के भेदभाव को हटा देंगे। जब तक जात पात का भेदभाव रखेंगे, अगर हिंदू हैं हम तो हिंदू की बात करेंगे। ये नहीं कि जात वो इस जात का है, वो इस जात का है, वो इस जात का है, उसको हम कई कैटेगरियों में बांटने का प्रयास न करें। आज के वक्त में बात जहां चल रही है, इससे ऊपर आप संगठित हो या ना हो, आपके सामने जो समस्याएं आने वाली हैं वो संगठन को देख के नहीं आती। आप संगठित थे, हम संगठित थे, हैं संगठित, ऐसे में भी कन्हैया लाल मारे जाते हैं। वो संगठन उनकी दुकान पे 24 घंटे सिक्योरिटी तो देगा नहीं। हमारा सवाल ये है, आज के वक्त में हमारे देश में पीएफआई के माध्यम से या जो आजकल कई जगह टेररिस्ट या आतंक फैलाने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी तरफ से 2047 तक एक इस्लामिक कंट्री बनाने का और उनकी जो लाइन है कि किस लाइन पे वो चल के लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है? भारत देश की जनता जागरूक हो रही है, उस प्रकार से उम्मीदें लोगों की हैं कि अब ठीक है, कन्हैया लाल जी जैसे कई मामले हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बड़ा ही मतलब कहीं न कहीं उसकी जितना भी वो किया जाए वो कम है, लेकिन उसके लिए मैं उस दुख के लिए मैं उनके परिवार को बहुत वो भी समझता हूँ। लेकिन आज की डेट में जागरूक हो रहे हैं लोग, लेकिन हम सब लोगों को जब तक किसी भी सिस्टम को, जैसा कि आपने कहा कि 2048 तक बहुत कुछ मतलब खराब हो जाएगा, अगर हम सब लोग ऐसी रहे तो खराब हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि खराब नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सब लोग जागरूक रहेंगे तब सब कुछ अच्छा होगा। और हिंदू और हिंदुस्तान की सोच, वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हिंदू की सोच ये रहती है, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो ईसाई क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी वो हो, लेकिन संप्रदाय, लेकिन मेन चीज ये है कि हिंदू के अंदर एक सोच रहती है कि हमारे देश में सब अच्छा रहे। लेकिन और लोगों के अंदर ये रहता है कि नहीं भाई, जितना खून खराबा जितना वो करेंगे उतना ही हमें कुछ ना कुछ आगे से कुछ मिलेगा, और वही जो है नुकसान करता है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली पद्धति में चलते हैं। सनातन संस्कृति और हिंदुत्व ये पद्धति है, ये धर्म नहीं है हमारा। शर्मा जी, आप इंडस्ट्रिस्ट हैं जी, एक बिजनेसमैन हैं। बिजनेस में कितना नुकसान होता है इन चीज़ों का, और आप क्या समझ पाते हैं कि कितनी भयानक तस्वीर सामने देश की आने वाले समय में होने वाली है?
क्यों पनपते हैं? क्या ऐसे कारण होते हैं कि इस टाइप की व्यवस्थाएं पनपती हैं, जन्म लेती हैं? सबसे पहले नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और सभी को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूँ कि जैसे कि समाज में या एक बिजनेसमैन के होते हुए भी कि इस तरह के अगर समाज में इस तरह की व्यवस्था अव्यवस्थित फैली जाएगी तो एक देश में ना बहुत ही भयावह कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो इससे मेरा मानना है कि जितना भी हो भारत सरकार को या जो भी सामाजिक लोग हैं या जो भी सामाजिक किसी भी धर्म के हों तो उन सबको एकत्रित होकर इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए और समाज में एक हिंदुस्तान का एक झंडा तिरंगे को लहरा कर हम उसके नीचे हमें सबको चलना चाहिए और अपने हिंदुस्तान को कैसे हमें आगे बढ़ाना है इस देश इस वर्ल्ड के अंदर इस जो भी जितनी भी कंट्री है जैसे कि हमारे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमिक हमारे इंडिया की कैसे ऊपर जाए, कैसे हमारा देश ऊपर आए, कैसे हम प्रगति के पथ पर चलें और कैसे जितनी मिलकर के अगर हम चलेंगे या कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक समाज अगर ऊपर आता है या उसको दूसरे को नीचे करने की अगर कोशिश करते हैं, उसको दबा करके अगर हम हिंदुस्तान को सर्वोच्च कर दें इस संसार में तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि वो सब पूर्ण हो पाएगा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड यूथ है जो भी पकड़े जाते हैं ऐसे कार्यक्रमों में भी 45-50 साल के अंदर के लोग होते हैं। ऐसा क्या असंतोष है शर्मा जी जो उन्हीं लोगों के बीच में आता है? क्यों? क्या एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम देश में है तो वो रोजगार उनके पास नहीं है या बातें और कुछ है? क्यों पनपता है ऐसा? नमस्कार मुंडी जी, आपने ये बहुत ही एक गंभीर विषय पर जो है सवाल किया है और ये विषय जो है आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अब इसमें जो है हमारे देश की कुछ पार्टियां भी जो है इसको बढ़ावा दे रही हैं। अगर हमारी पार्टियों को देश में ये कई पार्टियां हो गई हैं और हमारा संविधान जो है वो इतना लचीला है, व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोग जो है इतना भटकाते हैं कि उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी जो संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है उससे वो बच निकलते हैं और संगठित होते जा रहे हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ कह दिया जाए तो वो शोर मचाने लगते हैं कि हम कम हैं इसलिए हमें हिंदू लोग आ रहे हैं, जबकि अन्य देशों में हिंदुओं की कोई परवाह नहीं, वो कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो हिंदुस्तान का मैं तो कहता हूँ हमारे संविधान में भी कुछ जो है परिवर्तन किया जाए। आप लोगों ने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कहते हैं भारत के शिक्षा का मूल आधार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हुआ करते थे। यहीं से लोग शिक्षित होते थे और एक समृद्ध संपन्न भारत का निर्माण होता था। कालांतर में ये चीजें बदली, लेकिन सिर्फ मंदिरों के सिलसिले। आज देश में कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसके अपने स्कूल हैं, अपनी गौशालाएं, अपने बच्चे पढ़ते हैं। मंदिर सिर्फ चढ़ावे और पूजा तक के लिए सीमित हो गए। दक्षिण भारत के कुछ मठ हैं जहां ये परंपरा है, वहां गुरुकुल है। यही जरूरत है देश में उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में करने की। प्रत्येक मंदिर गली के 50 बच्चों को 1 घंटे सामाजिक चेतना की शिक्षा के नाम पे थे। इसी से देश समृद्ध होगा, संपन्न होगा, इससे उन्माद नहीं होगा। संस्कृतियों और शिक्षाओं के माध्यम से देश संपन्न होता है। ऐसे ही किसी बेबाक विमर्श के साथ बोलती जनता पे फिर से भेंट होगी। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।